हेलो, हेलो, हेलो। नमस्ते जी, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है। अभी जो हम शुरू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एडजस्टमेंट तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलग अलग जगह किया जा सकता है। बिफोर ट्रायल बैलेंस। और आफ्टर फाइनल अकाउंट तीन केस बनते हैं कि भाई या तो हम क्या करें, ट्रायल बैलेंस जो है बनाना है उससे पहले ही हमें कोई एरर पता चल गया और उसे हम करेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं और उसके बाद कर रहे हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट भी बना चुके हैं और उसके बाद में जो हम एरर ठीक कर रहे हैं। देखो, बिफोर ट्रायल बैलेंस तो है, उस केस के अंदर तो सिंपल सा रहेगा कि जो हमने गलत किया है, जिसको डेबिट नहीं करना चाहिए था डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसको क्रेडिट करना चाहिए था नहीं किया उसको क्रेडिट कर देंगे, जो भी केस है वो कर देंगे। आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो इस केस के अंदर क्या हो चुका होगा कि ट्रायल बैलेंस जो है बनने के बाद आपका क्या बन चुका होगा, एक सस्पेंस अकाउंट। जो भी आपके बैलेंसिंग फिगर रहते हैं उसके लिए आप क्या कर देते हो, एक सस्पेंस अकाउंट जो ओपन कर लेते हो, तो डबल एंट्री सिस्टम, जो डबल एंट्री है उसको कंप्लीट किया जाएगा सस्पेंस अकाउंट के जरिए। प्रॉब्लम आती है कि हमने फाइनल अकाउंट बना दिया, हमें जल्दी थी, अकाउंट बनाने थे और हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया और उसके बाद में फाइनल अकाउंट बना दिया। अब फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर जो हम क्या कर रहे हैं, एरर को ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ हम जो है वो एरर को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक हमें जो है वो प्रॉब्लम क्या रहती है, प्रॉब्लम ये रहती है
रियल एंड पर्सनल अकाउंट तो नेक्स्ट ईयर में अवेलेबल है करेक्ट करने के लिए। बट नॉमिनल अकाउंट पिछले साल में ही राइट ऑफ हो चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमें ये प्रॉब्लम रहती है कि एरर जो है वो नेक्स्ट ईयर में अगर हम करेक्ट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हाँ नॉमिनल अकाउंट जो वो क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ दूसरी प्रॉब्लम ये है भी है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर हम नॉमिनल अकाउंट का नाम लिखेंगे तो नॉमिनल अकाउंट जैसे एक्सपेंस लिख दिया या सैलरी लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, उस साल के P&L के अंदर जाएगा, जो कि क्या होगा, वॉयलेशन होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट का, क्योंकि पीछे वाले साल की सैलरी है और उसको जैसे सैलरी पे की और उसकी सैलरी का हमने अकाउंटिंग नहीं की और इस साल हम कर देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, तो उस केस के अंदर जो भी सैलरी अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा अल्टीमेटली वो इस साल जो है वो फाइनल अकाउंट के अंदर जाएगा ट्रेडिंग एंड P&L, जो कि हमारे लिए एक तरीके से एरर होगा। एरर कैसे, मैचिंग कॉन्सेप्ट को वॉयलेट कर देंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट को तोड़ देंगे। अब पीछे वाले साल की सैलरी पीछे वाले साल में रहनी चाहिए, इस साल में नहीं रहनी चाहिए। तो फिर इन नॉमिनल अकाउंट को जो वो करेक्ट कैसे करें, तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है उनके लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे एंड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके ट्रेडिंग एंड P&L में जाते हैं और ट्रेडिंग एंड P&L से उनका जो नेट बैलेंस आता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर नॉमिनल अकाउंट पीछे वाले साल से रिलेटेड है तो उसको इस तरीके से करना सही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर्स नॉमिनल अकाउंट है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, उनको P&L एडजस्टमेंट में करेंगे और P&L एडजस्टमेंट से जो है वो क्या करेंगे, सीधा आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ताकि आपका जो ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, ताकि पीछे वाले साल के खर्चे जो कि पीछे वाले साल में आपने नहीं लिखे तो भी इस साल में कम से कम नहीं आए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, P&L एडजस्टमेंट के जरिए हम इनको करेक्ट करेंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। भाई रियल और पर्सनल तो आगे वाले साल के अंदर ही पड़े हैं, तो अगर जैसे कोई अकाउंट जो है उसको बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है तो पड़ा है कर दीजिए, क्रेडिट करना है पड़ा है कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट तो पीछे वाले साल में जो भी थे वो राइट ऑफ हो चुके हैं,
तो अब अगर वो नॉमिनल अकाउंट के नाम से एंट्री करोगे तो फिर नॉमिनल अकाउंट तो जो भी है वो P&L में जाएंगे, तो वो इस साल के प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करेंगे, जबकि ये इस साल के एक्सपेंस है नहीं है, तो पीछे वाले सालों के हैं। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट निकालते हैं कि भाई जो भी नॉमिनल अकाउंट उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट यूज करेंगे और वो सीधा का सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन जो है उसमें जो है वो हम एंट्री ले लेते हैं, और वो तीनों केस के अंदर क्या क्या एंट्री होगी वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो एक लिख के लेके आया हूँ। परचेज ऑफ स्कूटर was debited to conveyance account, जो कि है ₹3000 firm charge 10% depreciation on vehicles। व्हीकल्स जो है इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक सेकेंड है ना, इसको लिख दीजिए। क्लियर है, लिख चुके हो? हम्म तो देखो, परचेज किया अपन ने स्कूटर को और कन्वेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए 3000 के। तो अगर हम इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अपने को एंट्री करनी क्या चाहिए थी, अपने को एंट्री करनी चाहिए थी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 से, ये एंट्री करनी थी और हमने की क्या, हमने कर दी कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। क्लियर है। तो ये गलत कर दिया और ये करना था, तो देखो भाई कैश अकाउंट तो क्रेडिट करना था, क्रेडिट हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो जो है वो सही हुआ है, उसमें तो कोई गलती है नहीं। अब कन्वेंस को डेबिट कर दिया जबकि करना नहीं चाहिए था, तो हम क्या कर देंगे, टू कन्वेंस अकाउंट और किसके जरिए, स्कूटर अकाउंट 3000। क्लियर है। और उसके बाद में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू accumulated depreciation
कितना है डेप्रिसिएशन? 10%। तो ये हो जाएगा 300 रुपये। क्लियर है? फिर इसको P&L में चार्ज कर देंगे। ये तो हो गया भाई। बिफोर अगर क्लियर है? ये क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर इसी को हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस करते, वैसे इस एंट्री में कोई भी तरीके की चेंज नहीं आएगा। सेम ये कि ये एंट्रियाँ रहेगी, सेम जो है वो ये की ये रहेगी। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फर्क जब पड़ता है जब आपने क्या किया हो, डेबिट और क्रेडिट जो मिसमैच हो गए हो। तो उस केस के अंदर जितना मिसमैच हुआ उतने से हम क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो इस कारण से हम जो है क्या करते हैं, उतने से वापस सस्पेंस अकाउंट। जबकि यहाँ जो है वो पूरी की पूरी एंट्री बन रही है स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। तो इस केस के अंदर यहाँ पर भी आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और ये की एंट्री करेंगे हम स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट 3000। और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, 300 से। ये इसको लिख दीजिए भाई। क्लियर है? अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर देखने हैं, टाइप्स ऑफ एरर इसको देख लेंगे। टाइप्स ऑफ एरर जस्ट इसके बाद में देख लेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर जो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। क्लियर है? ये दोनों तो सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा आपको डाउट आएंगे नहीं, आप इनके तो आसानी से कर सकते हो। इसके बाद जो है वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस सॉरी आफ्टर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। फाइनल अकाउंट बना चुके हो तो उस केस के अंदर जो पीछे वाले साल की कहानी जो वो खत्म हो चुकी है। समझ पा रहे हो बात? अब जो है आपको क्या करना है, अपनी बुक के अंदर स्कूटर जो वो लेके आना है। समझिएगा, अब जो आपको बुक के अंदर जो क्या करना है, स्कूटर लेके आना है। खरीदा था आपने 3000 का, पीछे वाले साल में 300 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा देना चाहिए था। तो समझिएगा दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप क्या करो, आप कहोगे स्कूटर जो है वो लेके आना है, स्कूटर अकाउंट डेबिट 3000 से, और टू कन्वेंस एक्सपेंस, ये तो नॉमिनल अकाउंट है तो ये तो पीछे वाले साल में खत्म हो गया होगा। तो टू P&L एडजस्टमेंट। अब अपने पास दो ऑप्शन है, इसको 3000 से करेंगे, फिर इसके बाद में अगर हम करेंगे तो क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन टू फिर स्कूटर जो है वो करना होगा। क्लियर? डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। ठीक है, अपन ये वाले नॉर्मली इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर ये वाला मेथड जो मानते हैं। बाकी ऑप्शन जैसा दे रखा होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो उस केस के अंदर जो है वो उस हिसाब से होगा, लेकिन रेयर ही केस होता है ये। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर जो है वो करना है। डेप्रिसिएशन की जगह वापस क्या करना होगा,
पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 300 और 300। अब समझिएगा, ये दो एंट्रियां करो, उससे बेहतर है आप क्या करो, एक सीधी एंट्री करो। क्या करो इसकी जगह, कि भाई स्कूटर को लेके आना है, कितने से 3000 में खरीदा था, 10% के हिसाब से 300 डेप्रिसिएशन लग जाना चाहिए था, तो बचते कितने 2700, तो 2700 से स्कूटर लेके आना है, और अगेंस्ट में क्या है, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 2700 रुपये। क्लियर, समझ पा रहे हो बात। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जैसे परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय, लिख चुके हो भाई ये, या लिख दीजिएगा, ये तो सिंपल ही है। इसके 11 12th में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, एक बार आप जो है वो उनको कर लीजिएगा, ताकि एक कॉन्फिडेंस जो क्रिएट हो जाएगा। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000 रुपये। अगर परचेज अकाउंट जो है वो ज्यादा लिख चुके हो आप, कितने से, 10,000 रुपये से, तो 10,000 रुपये से ज्यादा लिख चुके हो, तो आप क्या करोगे, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से पहले है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, जाओगे परचेज अकाउंट जो है वो वहां जाओगे, और उसके अंदर क्या कर दोगे, एक एंट्री कर दोगे, टू परचेज बुक ओवरकास्ट रेक्टिफाइड, कि भाई जो परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई थी 10,000 से, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। अगर हम इसको ट्रायल बैलेंस के बाद बना रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो परचेज अकाउंट के अगेंस्ट में, परचेज अकाउंट अगर ज्यादा लिख दिया है, तो उसके अगेंस्ट में क्या कर चुके होंगे हम, सस्पेंस अकाउंट जो वो ओवरकास्ट है, तो टू करेंगे ना परचेज अकाउंट के अंदर, टू ओवरकास्ट जो है वो करेंगे। परचेज अकाउंट जो है वो ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट मतलब कि परचेज अकाउंट जो वो हमने ज्यादा डेबिट कर दिया है, परचेज अकाउंट जो वो ज्यादा डेबिट कर दिया है, तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओ सॉरी, सॉरी, सही बात बता रहे हो भाई, बिल्कुल सही। बाय परचेज बुक ओवरकास्ट रेक्टिफाइड, कि भाई परचेज बुक जो वो ओवरकास्ट हो गई है। क्लियर है भाई, वो गलत लिख दिया था मैंने। अगर ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, तो परचेज अकाउंट के अगेंस्ट में क्या कर चुके हो आप, हम्म, गलत लिख दिया था मैंने। अगर ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, तो उस केस के अंदर क्या हो चुका होगा, उसके अगेंस्ट में सस्पेंस अकाउंट जो वो आ चुका होगा, तो परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है, तो परचेज अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, तो क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, और किसके जरिए, इसके अगेंस्ट में क्या बन चुका होगा, सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। और अगर ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में करोगे, तो उस केस के अंदर एक और चीज चेंज हो जाएगा, कि सस्पेंस अकाउंट को तो करोगे, लेकिन परचेज अकाउंट को एडजस्ट नहीं करोगे, क्योंकि परचेज अकाउंट जो वो पीछे वाले साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। देखिएगा, इसको जो है वो रियल अकाउंट कहते हैं, परचेज अकाउंट को रियल अकाउंट कहते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको जो वो नॉमिनल अकाउंट जो वो मानते हैं। अब क्योंकि 11 12 की बुक के अंदर रियल लिखा है, इस वजह से अपन रियल लेके चलते हैं। बाकी सीए की जो बुक है, सीए फाउंडेशन की, उसके अंदर रियल लिखा है, और नीचे नोट लगा के लिखा है कि जो अभी के जो लोग हैं, या अभी के जो ऑथर है, वो इन परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट को जो वो नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे,
पी एंड एल एडजस्टमेंट। कितने से? 10,000 से। क्लियर है? क्या ये इस एंट्री में कोई डाउट है? हाँ, अपने को क्वेश्चन आएगा तो रियल मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आरपीएससी बोले वो ही अपने लिए सही है। आरपीएससी की बुक के अंदर जो लिखा है वो अपने लिए फाइनल है। फिर लिखा है एक क्रेडिट परचेज ऑफ, जैसे क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं एक बार इनको थोड़ा सा जो वो बोल ही देता हूँ। क्रेडिट परचेज किए गुड्स पी से 2000 के, और वो उससे एंटर्ड एज सेल्स। परचेज गुड्स फ्रॉम पी ₹4,2000 एंटर्ड एज सेल। तो एंट्री करनी क्या चाहिए थी भाई? एंट्री करनी चाहिए थी, परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पी करना चाहिए था, जबकि हमने कर क्या दिया है? पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो करना था, और ये कर दिया। तो जो करना है वो तो करो। परचेज अकाउंट को डेबिट करना है 2000 से, वो तो करो। और पी के अकाउंट को क्रेडिट करना है 2000 से, तो वो भी करना ही है, टू पी। और जो गलत किया है वो सही करो। पी को जो डेबिट कर दिया 2000 से, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए 2000 तो ये और 2000 वो, टोटल जो वो कितने से क्रेडिट करना होगा? 2000 प्लस 2000, 4000 से पी को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स जिसको क्रेडिट कर दिया जबकि करना नहीं चाहिए था, तो हम क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2000 से। क्लियर है? और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ट्रायल बैलेंस बना चुके होंगे। क्या ये एंट्री में कोई डाउट हो तो आप बताते रहिएगा ना। कोई परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, कर दिया। सेल्स अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट कर देंगे। पी अकाउंट को जो आपने क्रेडिट करना था लेकिन डेबिट कर दिया, तो जो डेबिट किया उसको हटाने के लिए 2000 क्रेडिट, और 2000 उसको एक्चुअल में करना चाहिए था, उसके लिए क्रेडिट। उसके बाद में अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करते, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में, तो उस केस के अंदर क्या करते हम? सेम ये कि ये एंट्री होती, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तभी फर्क आएगा जब डेबिट और क्रेडिट के अंदर फर्क आएगा। तो डेबिट और क्रेडिट में फर्क है नहीं, तो सेम ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज आएगा नहीं। इसके बाद में अगर फाइनल अकाउंट के बाद बनाते हो आप, आफ्टर फाइनल अकाउंट, तो उस केस के अंदर परचेज के लिए क्या करोगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। सेल के लिए क्या करोगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्योंकि पीछे वाले साल खत्म हो चुके हैं। टू फीस अकाउंट, कितने से? 4000 से।
क्लियर है? तो इस तरीके के कुछ एडजस्टमेंट है, आप ट्राई कीजिएगा और कोई एडजस्टमेंट में डाउट आए तो वो एडजस्टमेंट भेज दीजिएगा। बाकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो है वो आप सोच के करोगे तो कोई ज़्यादा डाउट आएंगे नहीं। अब इसमें जो टाइप्स ऑफ एरर देख लेते हैं, बाकी कोई अगर आपको लगता है कि और अपन ट्राई करें, वैसे इसमें डाउट आएंगे नहीं, और डाउट आए तो वो आप मेरे को भेज दीजिएगा ताकि मैं व्हाट्सएप पे इसको बता दूंगा। अब जो है क्लियर है, अपन इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कितनी एडजस्टमेंट करो, आखिर प्रैक्टिस से ही बनेंगे, तो प्रैक्टिस करोगे तो इसमें सही हो जाएंगे। और कोई डाउट रहे तो आप बता दीजिए। अब जो है स्टेज ऑफ एरर, कि भाई एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, कि भाई या तो आप जर्नल एंट्री जब कर रहे थे उसी वक्त जो है वो आपका एरर हो गया कोई, या फिर आपने क्या किया, पोस्ट कर रहे थे उस वक्त कर दिया, या आप एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग, जब बैलेंस बना रहे थे तब जो है, मतलब कि उनका बैलेंस कैलकुलेट कर रहे थे उस वक्त जो है वो एरर कर दिया। और या फिर आप ये जो है वो ट्रायल बैलेंस के एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उस वक्त जो वो गलती करते हैं। क्लियर है? एक बार इनके नाम लिख दीजिए, फिर अपन इनको देखते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है यहाँ, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, या एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। यहाँ पर भी जो है वो एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, या एरर ऑफ, एक बार ये लिख दीजिए फिर अपन इनको एक एक को डिस्कस करते हैं। लिख दीजिए यहाँ तक। क्लियर है? देखो ये अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, जनरल एंट्री करते वक्त हो सकते हैं, लेजर में पोस्ट करते वक्त गलती कर सकते हैं, बैलेंसिंग के वक्त कर सकते हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हैं तब हम कर सकते हैं।
अब जो है इनके बारे में एक-एक के बारे में बात करते हैं अपन। फिर वापस उस पेज पे जाएँगे। टाइप्स ऑफ एरर्स। ये एरर कितने तरीके के हो सकते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? अकाउंटिंग के किसी प्रिंसिपल को तोड़कर एंट्री करना। एग्जाम्पल जैसे किसी रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट करना या वाइस वर्सा मतलब या इसका उल्टा कि भाई कैपिटल की जगह रेवेन्यू कर दिया या रेवेन्यू की जगह उल्टा कर दिया। या फिर और एक एग्जांपल लिख सकते हो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को ऑर्डिनरी सेल मान लेना या वाइस वर्सा। क्लियर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है उनको हम जो वो तोड़ रहे हैं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या करते हैं, एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं और फिर धीरे धीरे आने वाले सालों में टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पीएनएल के अंदर लिखते हैं, जो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं गलती से, जैसे आपने एसेट खरीदी और उसको जो है वो नॉर्मल परचेज मान लिया, तो आपने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो क्या कर दिया आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, या फिर रेवेन्यू को क्या कर दिया आपने कैपिटल ट्रीट कर दिया। यहाँ एक बात साथ में ही लिख दीजिएगा आपको, ये जो है ये बात आप यहीं पे कॉलम बना के लिख ही दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री के रेडी टू सेल होने तक के खर्चे इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होते हैं। क्लियर है? और वैसा का वैसा भाई इन्वेंट्री आप क्यों लेके आते हो, जो भी स्टॉक है वो क्यों लेके आते हो, बेचने के लिए। तो जब तक आपकी इन्वेंट्री रेडी टू सेल नहीं हो जाती तब तक के सारे सारे खर्चे जो आप क्या करोगे कैपिटल सॉरी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करोगे। जैसे आपका आइसक्रीम बनाने का काम है, तो आइसक्रीम के लिए आपने जो भी रॉ मटेरियल है वो लेके आए, दूध वगैरह जो भी है चीनी वगैरह वो लेके आए और उसको आइसक्रीम को बनाया। एक बार आइसक्रीम जब तैयार हो जाएगी तब तक के सारे खर्चे जो है वो आइसक्रीम की कॉस्ट के अंदर ऐड होंगे। जैसे ही एक बार आइसक्रीम जो वो तैयार हो गई उसके बाद में अब कस्टमर नहीं आ रहा है, तब तक आप आइसक्रीम को फ्रीज के अंदर रोक के रखे हो, क्योंकि नहीं तो खराब हो जाएगी। तो ये जो फ्रीज की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ना वो इस इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जैसे ही पहली बार वो तैयार हो गई उस वक्त वो रेडी टू सेल हो गई। उसके बाद के जो भी सारे खर्चे वो क्या होंगे, रेवेन्यू नेचर के होंगे और उनको एज ए खर्चा माना जाएगा। और उससे पहले जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वैसा वैसा अगर आप बात करें हम एसेट की, तो असेट के
रेडी टू यूज होने तक के सारे खर्चे असेट कॉस्ट में ऐड होंगे। क्लियर है? तो आपने कोई अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया तो ये तो क्या कहलाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है? एक तो आपका तरीका क्या है एरर का? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग के कोई प्रिंसिपल को तोड़ देना। और दूसरा जो है, उन एरर को हम क्या कहते हैं? क्लेरिकल एरर, मतलब कि जो हमारी वजह से गलती हो जाती है, छोटी मोटी जो भी गलतियां होती है ना, वो गलतियां जो भी, तो इसके अंदर क्या क्या आती है? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना। अब भूल क्या सकते हो आप? ये वापस दो तरीके के हो सकते हैं। कंप्लीट ओमिशन मतलब कि पूरी एंट्री करना ही भूल जाना, या फिर पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब कि आधा भूलना। तो उस केस के अंदर क्या होगा? एंट्री का एक भाग भूल जाना। मतलब क्या हुआ? जैसे एक अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, एक में नहीं करी। क्लियर है? तो ये जो है, ये हमारा क्या हो गया? एरर ऑफ ओमिशन, की भूल गए। अब या तो कंप्लीट भूल गए कि पूरी एंट्री करना ही भूल गए, कोई परचेज हुई वो उसकी एंट्री नहीं की, या फिर पार्शियल ओमिशन जिसके अंदर जो क्या होता है, एक भाग जो है वो भूल गए कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो परचेज अकाउंट में तो टू कैश लिखा, लेकिन कैश अकाउंट के अंदर बाय परचेज नहीं लिखा। अब सोच के बताइएगा कि सब्सिडी बुक के अंदर हम एंट्री करना भूल गए, सब्सिडी बुक के अंदर लिखना भूल गए, तो क्या वो कंप्लीट एरर है, या कंप्लीट ओमिशन है, या पार्शियल ओमिशन है? हम सब्सिडी बुक के अंदर एंट्री करना भूल गए, लिखना भूल गए, तो ये जो है वो कैसा एरर माना जाएगा? कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन? कंप्लीट। समझ पा रहे बात? क्योंकि सब्सिडी बुक प्राइमरी बुक है, वो जर्नल एंट्री का पेज है, जर्नल एंट्री है, उसके हिसाब से ही दोनों अकाउंट में पोस्टिंग होगी। तो अगर वहां भूल गए तो उस केस के अंदर वो पूरी तरीके से भूल गए। क्लियर है? ये हो गया आपका एरर ऑफ ओमिशन। इसके बाद में होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जो है, इसमें क्या है, इसका मतलब समझिएगा। कमीशन वर्ड का मतलब ही जो है वो क्या है?
गलत, रॉन्ग। ठीक है। एरर ऑफ कमीशन में पोस्ट इन रॉन्ग अकाउंट, पोस्ट इन रॉन्ग साइड, पोस्ट रॉन्ग अमाउंट। जब गलती होगी ना तो उसी को ही जो है वो हम क्या कहेंगे, ये रॉन्ग होना जरूरी है कि भाई जब गलती होगी तो उस एरर को हम क्या कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन। और उसके बाद में लास्ट आपका आता है कंपनसेटिंग एरर। ऐसे दो या दो से ज्यादा एरर जिन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर दिया। जैसे कहीं पे 2000 से डेबिट ज्यादा हुआ और कहीं पर 2000 से क्रेडिट ज्यादा हुआ, तो अल्टीमेटली उनका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक दूसरे का ट्रायल बैलेंस में लिख दीजिए, पूरी तरीके से इफेक्ट जो है वो लिखना तो सही नहीं। एक दूसरे का ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट खत्म कर दिया। कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब क्या है, जैसे कहीं 2000 से डेबिट ज्यादा कर दिया और कहीं पे जो 2000 से क्रेडिट ज्यादा कर दिया, और अल्टीमेटली क्या हो गया, दोनों आपस में सेट हो गए। डेबिट भी जो है वो 2000 से कम है और क्रेडिट भी 2000 से कम है, तो ये वाला ऐसा एरर जो है वो क्या कहलाएगा, कंपनसेटिंग एरर। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। अब जो है हम देखेंगे कि इन एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है। अगर हम पहले देखें, लिखना बाकी हो तो देख लीजिएगा एक बार। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच होगा। क्लियर है। क्योंकि आप अल्टीमेटली उसकी जगह किसी दूसरे को डेबिट कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो, और उसकी जगह किसी और को क्रेडिट कर रहे हो तो कर तो रहे हो। समझ आ रही बात, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर जो है वो इसमें आगे तीन कैटेगरी आ जाती है। एरर ऑफ ओमिशन, भूल की है आपने, कंप्लीट भूल की है, कंप्लीट ओमिशन है, मतलब ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। पार्शियल है कि या तो डेबिट किया है और क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट किया और डेबिट नहीं किया, तो उस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात। क्लियर है। इसको लिख दीजिए फटाफट। इसके बाद में आता है आपका सेकंड जो है वो एरर ऑफ
कमीशन। अब कमीशन के अंदर क्या किया आपने, गलत किया है, तो गलत जो है वो बहुत सारी जगह पे हो सकता है। जैसे कि आपने इसमें गलतियां क्या क्या किया, क्या क्या की। जैसे सब्सिडरी बुक में गलत अमाउंट लिख दिया। अब सब्सिडी में गलत अमाउंट लिख दिया, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा। मैच होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल बुक है, प्राइमरी बुक है, इसके हिसाब से एंट्री होनी है। सब्सिडी बुक्स की रॉन्ग कास्टिंग कर दी। अब कास्टिंग वर्ड का मतलब क्या है। कास्टिंग वर्ड का मतलब क्या है कि आपने उसकी टोटलिंग गड़बड़ कर दी। अब टोटलिंग गड़बड़ की तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या, नहीं। समझिएगा, क्योंकि सब्सिडी बुक में एंट्री गलत की है या गलत अमाउंट से की है, तो फिर पूरा का पूरा जो वो दोनों साइड में उतना ही जाएगा। लेकिन सब्सिडी बुक की जो टोटल होगी, जैसे परचेज बुक की जो टोटल होगी, वो परचेज अकाउंट के हिसाब से उसका बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस जो क्या होगा यहाँ पर मैच नहीं होगा। यहाँ जो है वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। क्लियर है। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन लेजर। लेजर के अंदर गलत अमाउंट पोस्ट कर देना। अगर लेजर में गलत अमाउंट पोस्ट किया है तो वो क्या है, पार्शियल है एक तरीके से, तो मैच होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पर मिसमैच होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड ऑफ लेजर। लेजर के अंदर रॉन्ग साइड में हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या, नहीं होगा। या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, कोई अकाउंट का रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है। और इसके बाद में लास्ट जो बचता है आपका, वो है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का तो मतलब यही है कि जो ऐसे दो एरर जो एक दूसरे को क्या कर दे, कंपनसेट कर दे। क्लियर है। कंपनसेटिंग एरर, यहाँ ट्रायल बैलेंस जो क्या होगा, मैच होगा। इसका तो मतलब ये है कि जो एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर। क्लियर है। अब ये सब करने के बाद हम पहुंचते हैं फाइनल अकाउंट पे। फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो उस केस के अंदर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है,
मतलब कि हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस केस के अंदर हम एक अकाउंट और बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अदरवाइज ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाते हैं। वैसे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे वो एक पूरा अलग से पढ़ेंगे हम। जहाँ पर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पी&एल, ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट, वो पांचों कवर होते हैं। लेकिन वो हम कंपनी के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद में शेड्यूल 3 के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी जो है अपन बेसिकली फॉर्मेट देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट बनते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर हम कोई चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं तो उस केस के अंदर हम एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसमें क्या होंगे, आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे वो सारे सारे यहीं पर हो जाएंगे, यहीं पर लिख दिए जाएंगे। जैसे टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना किया, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, टू डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये मिल के बनता है टाइम कॉस्ट। इसके बाद में टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू फैक्ट्री ओवरहेड, टू ओपनिंग WIP बाय सेल प्रोसीड फ्रॉम बाय प्रोडक्ट बाय क्लोजिंग WIP बाय ट्रेडिंग। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो फैक्ट्री के अंदर जो मशीन वगैरह जो है वो यहाँ आ जाएगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपकी, ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये यूं समझिए कि कॉस्ट शीट जो है, कॉस्ट शीट के अंदर जब हम ग्रॉस वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसके बाद जो नेट वर्क कॉस्ट आती है ना, वो नेट वर्क कॉस्ट तक का कैलकुलेट करके वही जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना। वो कैसे करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके साथ में क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी फैक्ट्री के अंदर वो सारे के सारे। जैसे कि फैक्ट्री के अंदर जो मशीन चल रही है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, जो मशीन है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उस फैक्ट्री के अंदर जो लाइटिंग वगैरह है उसके खर्चे वगैरह जो भी है फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे लग रहे हैं वो सारे जोड़े। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, वहां आती है हमारी ग्रॉस वर्क कॉस्ट, उसमें ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं। वहां पर एक चीज देखते हैं कि सेल प्रोसीड ऑफ बाय प्रोडक्ट, जैसे कि हम कोई चीज बना रहे थे उसके इसके अंदर जो स्क्रैप, या फिर इसे स्क्रैप भी लिख सकते हो आप, बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप या डिफेक्टिव जो है, उनसे जो पैसा आता है वो हम क्या करते हैं वहाँ कॉस्ट शीट के अंदर लेस करते हैं, तो बाय साइड में लिख देंगे और क्लोजिंग WIP लिख देंगे, और ये जो बाकी है वो कहाँ चला जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा। समझ पा रहे हो बात, लिख चुके हो? क्लियर है? अब इसके बाद में जो आपका बनता है नेक्स्ट,
ट्रेडिंग अकाउंट, हम ये मान के चलते हैं नॉर्मली जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ही एंट्री करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या करते हैं। वैसे ये जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप लिखते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, तो ये क्या करते हो, इसके लिए पहले एक एंट्री करते हो, जैसे हम क्या कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रखा है तो उस केस के अंदर तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग जो वो बनता नहीं है, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हम यहाँ लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जैसे वेजेज या फिर वेजेज एंड सैलरी लिखा है तो अ, उसके बाद में जैसे फ्यूल हो गया, कोल हो गया, जो भी आपके उसको प्रोडक्ट बनाने में जो भी लगते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे खर्चे हैं जिनकी एक लिस्ट जो है वो आपको नोट्स के अंदर दे रखी है, उसको एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो भी है डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे, और इस साइड में जो वो आपकी बाय सेल्स आ जाएगी, इस साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और ये जो है आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट या बाय ग्रॉस लॉस आ जाएगा। बाय ट्रेडिंग, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ क्लियर है। बाकी पी एंड एल अकाउंट जो है वो आपको बेसिकली पता है, बाकी अपन आगे देखेंगे इसमें। इसकी एक लिस्ट जो है वो आपके नोट्स के अंदर जो है वो अभी मैं अपडेट कर दूंगा, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा कौन सा खर्चा जो किस किस के अंदर आएगा। क्लियर है। बाकी जो है इसके बाद में जो है वो आपके फाइनल अकाउंट बनते हैं, और फाइनल अकाउंट के लिए वैसे अपन इसके बाद में फाइनल अकाउंट को एक बार और पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अपने एक जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके लिखा है, तो उस केस के अंदर अपने को शेड्यूल 3 पढ़ना होगा। शेड्यूल 3 जो वो कंपनीज पे ही लगता है, तो इस वजह से कंपनी जो है पढ़ने के बाद जो अपन ये पढ़ेंगे, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो वो रेशियो एनालिसिस जो वो देखेंगे। और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये जो है वो सारे के सारे वहाँ पर कवर होंगे। ये सारा का सारा यहाँ तक की कहानी है। बैलेंस शीट के बारे में दो बातें लिखनी है, वो लिख दीजिए। बैलेंस शीट जो है वो एक तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो लेजर के बैलेंस लिख रहे हो, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री के जरिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट जो वो अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट जो वो अकाउंट है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आने के लिए उससे पहले क्लोजिंग एंट्री की जाती है। पी एंड एल में कोई चीज आए उसके लिए उससे पहले एंट्री की जाती है, जबकि बैलेंस शीट जो वो एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। जो भी पर्सनल और रियल अकाउंट है वो इसमें आ जाएंगे।
तो इसके साथ अकाउंटिंग प्रोसेस जो कंप्लीट होता है। इसमें कोई आपके डाउट हो तो वो भेज दीजिएगा। और आज अपन यहीं तक करेंगे, कल जो है वो अपन अकाउंट और कॉस्ट का रिवीजन करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक कल वैसे ही पूरा नहीं होगा। कल जो अकाउंट का कर लेंगे और परसों जो वो कॉस्ट का कर लेंगे, और फिर जो है वो संडे को टेस्ट लेके यहाँ तक का जो है वो अपन पूरा कर देंगे। क्लियर। नोट्स जो है वो थोड़ा सा लिखना रहा है, मैं हैंड रिटन नोट्स ही दे रहा हूँ ताकि उसको जो है वो आप उसके हिसाब से आप और बना सको। क्लियर है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा। और कल जो है वो अपन अकाउंट का यहाँ तक का जो है वो रिवीजन करेंगे, और परसों जो है वो अपन कॉस्ट का जो पड़ा है जितना वो सारा सारा रिवीजन करेंगे। तो उसके साथ जो है वो अपना यहाँ तक का जो है पूरा हो जाएगा पोर्शन। इसके साथ अपन अभी थोड़ा समय है तो अपन एक काम करते हैं, अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उसके अम, कोई नहीं, वो पड़ा रहेगा, ऐप के ऊपर पड़ा रहेगा, आप जब चाहो तब दे देना। क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ये इसका पेपर मुझे मिल नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इसमें कोई किसी में डाउट हो तो आप बताइएगा। ये जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 122, 123, 126, 127, 128, 30, 100। सॉरी, गलत लिख दिया, ये मैंने बेसिक के लिख दिया, माफ कीजिएगा ना। ये लिखे हुए हैं तो इसको आप लिख दीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के। ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के जो अपन ने पहले पढ़ा वो ये भी करनी है वैसे आपको। और अकाउंटिंग प्रोसेस के हैं 120, 124, 125, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 और 42, 43 और 44। ये जो है ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और कोई डाउट हो इन क्वेश्चन में तो भी भेज दीजिएगा। और यहाँ तक का एक बार रिवीजन कीजिएगा। अपन आज यहीं तक रखते हैं क्लास, और कल जो है वो रिवीजन रखेंगे अकाउंट का, और परसों जो कॉस्ट का रख के
फिर जो वो संडे को टेस्ट रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।